नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुद्दे की बात में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। राहुल गांधी ने लोकसभा में बीएसपी नेता दानिश अली के खिलाफ बीजेपी सांसद रमेश पिदूड़ी की अपमानजनक टिप्पणी को लेकर कहा कि बीजेपी जातीय जनगणना की मांग से ध्यान भटकाने के लिए ऐसी रणनीति अपनाती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस शानदार प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आगामी विधानसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन का भरोसा जताते हुए कहा कि उनकी पार्टी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जीत रही है, शायद तेलंगाना भी जीत रही है और राजस्थान में बहुत करीबी मुकाबला है। पार्टी को विश्वास है कि वहां भी जीती होगी। राहुल गांधी ने लोकसभा में बीएसपी नेता दानिश अली के खिलाफ बीजेपी सांसद रमेश पिदूड़ी की अपमानजनक टिप्पणी पर विवाद का भी जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी जातीय जनगणना की मांग से ध्यान भटकाने के लिए ऐसी रणनीति को अपनाती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि विपक्ष एक साथ काम कर रहा है और बीजेपी 2024 के चुनाव को लेकर आश्चर्यचकित है। एक कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा कि एक देश एक चुनाव के विचार का उद्देश्य लोगों के वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाना है। उन्होंने जोर देकर कहा यह भाजपा की ध्यान भटकाने वाली रणनीतियों में से एक है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि महिला आरक्षण विधेयक कल सुबह लागू किया जा सकता है और बस इतना कहना है कि लोकसभा और विधानसभा में 13% सीटें आरक्षित की जाएंगी। इस पर लगातार यह देखा जा रहा है बीजेपी अपनी बात कह रही है और कांग्रेस अपनी बात कह रही है। तो क्या कहा राहुल ने, आप भी सुनिए। You know, this gentleman, Mr. Biduri, and then suddenly this Mr. Nishikant Dubey. This is all the BJP trying to distract from the idea of the caste census. They know that the caste census is a fundamental thing that the people of India want, and they don't want to have that discussion. Every time we bring a point on the table, they use this type of stuff to distract. And we've learned now how to deal with it. Sir, if you're Let me finish. We've learned how to deal with it. So what did we do in Karnataka? We gave a clear vision for the state. This is the social security program that we're going to set up for you. And then we controlled. If you look at the Telangana election, we are controlling the narrative. The BJP is not even in the narrative now. It's gone. In fact, the BJP party has been decimated. It's over in Telangana. If you look at the narrative in Madhya Pradesh, we are controlling the narrative. If you look at the narrative in Chhattisgarh, we are controlling the narrative. No matter what the BJP tries to do, they are not capturing the narrative. तो लगातार राहुल गांधी बीजेपी पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि 2024 के चुनाव को मुद्दों से भटकाने के लिए सब किया जा रहा है। तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। रमेश पिदूड़ी को लेकर लगातार सवाल राहुल गांधी उठा रहे हैं। चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं मनोज पंडित, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ जुड़ चुके हैं संजीव तरनाश, नेता कांग्रेस के। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुकेश सोनी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमिताभ कुमार, वरिष्ठ पत्रकार। सभी मेहमानों का स्वागत हमारे साथ जोड़ने के लिए। सबसे पहले संजीव जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। संजीव जी, राहुल गांधी का कहना है कि मुद्दों को भटकाने के लिए यह किया जा रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सर कौन से मुद्दों को भटकाने के लिए सब किया जा रहा है? देखिए सुनील जी, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा 2019 के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपने एक इलेक्शन मैनिफेस्टो के साथ आई थी और उसमें उन्होंने कई बातें कही थी। जैसे पहली जो जरूरी बात थी वो ये थी कि फार्मर्स की जो किसान है उनकी आय को दोगुना कर दिया जाएगा, बॉर्डर पे सुरक्षा चौकसी कड़ी कर दी जाएगी, सीए एनआरसी का एक मुद्दा था, यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक मुद्दा था। आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी अपने 5 साल के कार्यकाल में, जो कि अगले साल खत्म हो जाएगा, अब तक एक भी वादा किसी भी देश की जनता के साथ किसी भी तरीके से पूरा नहीं कर पाई। और जब इनको समझ में आना शुरू हुआ कि अब इनके पास ये मुद्दों की राजनीति तो नहीं कर पाए हैं, तो आप देखेंगे कि इनके जो माननीय सांसद जी थे रमेश पिदूड़ी जी, उन्होंने बीएसपी के जो सांसद थे दानिश अली जी, उनको लेकर के कितनी अभद्र तरीके की टिप्पणियां करी। उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के किसी भी बड़े नेता का कोई बयान नहीं आया। ना तो इन्होंने एक बार भी ये बोला कि हम उनके बयान का खंडन करते हैं,
और उन्होंने जो ये कहा वो गलत कहा। तो राहुल गांधी जी ने यही बात बोली कि भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों को लेकर के देश की जनता के साथ इन्होंने वादा किया था, देश के युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, देश की जनता के साथ महंगाई कम करने का वादा किया था, तो उनमें से कोई भी वादा भारतीय जनता पार्टी पूरा नहीं कर पाई। तो अब जब इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं तो वो इसी तरीके से लोगों को जातियों में बांटना चाहती है, लोगों को धर्म के नाम पे बांटना चाहती है, और इसी को लेकर के राहुल गांधी जी ने ये टिप्पणी करी। संजीव जी, कॉन्क्लेव में राहुल गांधी जी जब बोला, इसमें आपने सुना कि उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर बोला, उन्होंने महंगाई को लेकर बोला, कि बेरोजगारी को लेकर बोला? आपने सुना क्या कुछ बोला? देखिए, राहुल जी ने बात करी थी जातीय जनगणना की। मैंने उनका नहीं, अभी आप बोल रहे हैं कि सर महंगाई को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर आपने कहा, वही मैं आपसे वही जिक्र कर रहा हूं सर, कि अभी जो कॉन्क्लेव दिल्ली में हुआ उसमें ये मुद्दे उनकी बाइट में सुनाई दे रहे हैं आपको? देखिए, आपने मुझसे पूछा कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से भटक करके धर्म के नाम पे राजनीति कर रही है। मैंने उसी बात का आपको जवाब दिया। नहीं, मैंने सर आपसे पूछा कि राहुल गांधी का ये कहना है कि मुद्दों को भटकाने के लिए, तो आपने कहा कि महंगाई का, बेरोजगारी का, आपने सारे मुद्दे गिनाए संजीव जी, है ना? तो सवाल मैंने आपसे यही किया, जो मैंने आपको बाइट सुनाई थी राहुल गांधी की, उसमें मुझे बेरोजगारी, महंगाई का मुद्दा राहुल गांधी का बोलते हुए नजर नहीं आया, इसलिए मैंने सवाल आपसे किया। अगर राहुल जी ने, सुनील जी, अगर राहुल जी ने महंगाई का जिक्र नहीं किया उस कॉन्क्लेव में, तो महंगाई क्या देश के अंदर एक बड़ा मुद्दा नहीं है? बेरोजगारी, युवाओं के जो मैं सर आपसे वही सवाल कर रहा सर, कि उनकी जो बाइट में कॉन्क्लेव में उन्होंने ये जिक्र करते हुए नहीं दिखाई दे रहे, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर। एक छोटा सा, आप एक छोटे से वक्तव्य को लेकर के उस पर उस बाइट को लेकर के पिन पॉइंट कर रहे हैं कि उन्होंने बेरोजगारी को मुद्दा नहीं बनाया। नहीं, मैं पॉइंट नहीं कर रहा सर, मैं उनकी बाइट आपको फिर सुना सकता हूं। मैंने जो उन्होंने कॉन्क्लेव में कहा संजीव जी, जो मैं पॉइंट नहीं कर रहा, जो उन्होंने कॉन्क्लेव में कहा उस बात का मैंने जिक्र किया। मैंने पूरी बाइट उनकी अच्छे से सुनी है सुनील जी, मैं वही आपको बता रहा हूँ। देश के अंदर बहुत सारे ऐसे, वो महंगाई पर बोलते हुए नजर नहीं आई, ना वो भ्रष्टाचार पर। उन्होंने रमेश बिधूड़ी पर कहा, उन्होंने रमेश बिधूड़ी पर कहा, रमेश बिधूड़ी ने जो बात कही संसद में, उस पर उन्होंने कहा। हाँ, उनसे सवाल रमेश बिधूड़ी जी को लेकर के किया गया था, तो इसलिए उन्होंने रमेश बिधूड़ी जी को लेकर के किया। बट आप देखेंगे राहुल गांधी जी हमेशा बहुत सारे मुद्दों को लेकर के बोलते हैं, और संसद के अंदर भी बोलते हैं, संसद के बाहर भी बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी जी ने नहीं कहा तो वो मुद्दा नहीं है, मुद्दा है। उस समय कोई और क्वेश्चन उनसे पूछा गया था, तो उस चीज को लेकर के उन्होंने एक जवाब दिया। तो देश के अंदर किसानों के साथ जो इन्होंने वादा किया था भारतीय जनता पार्टी, वो भी पूरा नहीं कर पाई। तो ये एनआरसी में जो इन्होंने देश को बांटने का काम किया, जनता ने इनको सबक सिखाया, किसानों ने इनको सबक सिखाया, जिसमें ये 3 काले कानून लेकर के देश के किसानों के खिलाफ आए थे। तब इन्होंने टीवी पर आकर के किसानों से माफी मांगी थी और उन काले कानूनों को वापस लिया था। तो यही मेरा कहना है कि ये मुद्दों से पूरे तरीके से भटक चुके हैं, इसीलिए ये आकर के इस की बातें करते हैं। जैसा आप देखेंगे, इनके जो माननीय सांसद हैं रमेश बिधूड़ी जी, उन्होंने इस तरीके की अभद्र भाषा का उपयोग किया देश की संसद के अंदर, और वो भी एक माननीय एमपी के लिए। उसको लेकर के भी अभी तक भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता का कोई स्टेटमेंट नहीं आया, ना उन्होंने इस बात का खंडन किया और ये बोला कि जो उन्होंने कहा वो गलत किया, और तब तक इनके ऊपर कोई भी किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हुई। मनोज जी, मेरी आवाज सर आपको मिल रही है? बिल्कुल मिले सुनील भाई। मनोज जी, सवाल मेरा सर आपसे यही है कि नैरेटिव सेट किया जा रहा है 2024 को लेकर, और लगातार विपक्ष आपसे सवाल भी कर रहा है, और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार से कांग्रेस का कहना है कि आप नैरेटिव सेट कर रहे हैं 2024 को, मुद्दे को भटका रहे हैं। मनोज जी सुनील भाई, मुझे तो समझ नहीं आता कि मेरे भाई जो कांग्रेस के मित्र हैं उन्होंने शायद कोई तैयारी की या नहीं की। जब ये मामला चल रहा था तो तुरंत जो है रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी ने खेद व्यक्त किया था कि ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए।
पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट की कार्रवाई से उन शब्दों को, उस वक्तव्य को निकाल देने की रिक्वेस्ट की अध्यक्ष जी से, ओम बिरला जी से, और उन्होंने तुरंत एक्शन लिया इस पे। और ऐसी किसी भाषा का, ऐसे किसी सिस्टम का भारतीय जनता पार्टी समर्थन नहीं करती, चाहे वो दानिश अली हो, चाहे कोई भी हो। अगर उन्होंने कहा है तो, और आप ये देखिए इस मामले में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने उनसे स्पष्टीकरण मांगा है रिटर्न में, लिखित में। पहली बात का जवाब रही। और दूसरी बात का जवाब, जो मेरे मित्र ने कहा कि एक नैरेटिव सेट करने की बात है कि चुनाव सिर पर है और उन चीजों को बरगलाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की कथनी करनी में कोई फर्क नहीं है। हमारी नीति और नीयत स्पष्ट है काम करने को लेकर। आप ये देखिए कि जिस बिल को 27 साल से ये लोग लेके नहीं आ पा रहे थे, एक झुनझुना दे रखा था बजाने के लिए, और इसी जो आज एनडी के जो समर्थक हैं, जो इनके साथ घटक दल हैं, जो आज इनके गठबंधन में खड़े हैं, वही लोग इस बिल को फाड़ फाड़ के फेंकते थे लोकसभा के अंदर, चाहे वो लालू यादव रहे हो, चाहे मुलायम सिंह रहे हो, चाहे कोई और रहा हो। तो मेरे मित्र, आज आप ये देखिए कि आज एक ऐसा माहौल है देश में कि जहां बिना विरोध कर लोकसभा में एक भी व्यक्ति ने विरोध नहीं, राज्यसभा में एक ने भी नहीं किया, लोकसभा में 2 व्यक्तियों ने किया। तो ये एक ऐसा माहौल तैयार करने का काम किसका रहा? माननीय मोदी जी का रहा, जिन्होंने एक ऐसी परिस्थिति बनाई कि जो व्यक्ति, चाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी दल है, किसी भी पार्टी का रहा हो, उसने मनोज जी, ओबीसी के मुद्दे मनोज जी, अगर रमेश पिधूड़ी पर, मनोज जी एक सेकंड सर, रमेश पिधूड़ी पर अगर खेद व्यक्त कर देना, क्या ये सफिशिएंट कार्रवाई है? खेद व्यक्त कर देना। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, एक सेकंड सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब नई संसद में प्रवेश किया था अभी 2-3 दिन पहले गणेश चतुर्थी के दिन पर, तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि भवन बदला है, भाव बदलना चाहिए। अच्छे से याद होगा आपको, हम सबको याद है। तो ये भाव बदले हैं सर नए सदन में। मैं वही कह रहा हूं कि अगर किसी ने गलती की है या कुछ भी किया है तो उसके लिए एक सिस्टम है, वो चलेगा, वो काम करेगा। आप ऐसा थोड़ा ही है भाई, आप उनसे स्पष्टीकरण मांग लिया पार्लियामेंट की कार्रवाई से, वो शब्दों को हटा दिया गया और सारी चीजें पर, लेकिन आप ये कहें कि जो इतिहास रचा गया भारत में, क्या उससे मुंह मोड़ लेंगे आप? जो खेद जताना एक्शन नहीं हो सकता सर। क्या जो नया कानून बना, क्या उसको डिनाई कर देंगे? ये कानून नहीं, कामयाब नहीं है, नहीं बना। सर खेद जताना एक्शन नहीं हो सकता मनोज जी। नहीं, एक्शन लेने का काम कौन करेगा? एक्शन लेने का काम पार्टी करेगी। हाँ। और पार्टी ने रिटर्न नहीं, आपने कहा खेद जताया, खेद जताना एक्शन नहीं हो सकता सर। नहीं, उन्होंने कहा कि किसी भी बड़े भारतीय जनता पार्टी के किसी भी बड़े नेता ने कुछ भी ऑब्जेक्शन नहीं किया उस पर कि उन्होंने गलत कहा। उसी वक्त पार्लियामेंट में राजनाथ सिंह जी ने उस चीज को रोका और बोला कि अगर उन्होंने ऐसा बोला है तो वो उस पर खेद व्यक्त करते हैं। रवि किशन जी ने सर ये बोला था, रवि किशन जी ने तो ये बोला भड़काया गया इसलिए ऐसा बोला। अगर किसी को भड़काया जाए तो चाकू मार देगा, इसका मतलब क्या? नहीं, भड़काया गया मतलब आप मुझे भड़का, आप एंकर है, आप मुझे भड़काएंगे, अगर मैं आपस खो दूंगा तो ये। अरे सर, कौन कैसे किसको भड़का सकता है? सांसद को कोई भड़का सकता है? इतने परिपक्व मजे हुए रमेश पिधूड़ी जी भड़काने में। नहीं, आप सुनिए सुनील भाई, अगर मैं आपके भड़काने में आ जाऊं तो इसका मतलब मैं, जो मेरा टेम्परामेंट है वो लूज है ना, कि मैं आपके भड़काने पे आ गया। ठीक है, आपके शब्दों का जवाब मुझे नहीं देना तो मैं कह दूंगा मुझे जवाब नहीं देना। रमेश, मैं सही नहीं समझता इसको, पर लेकिन आपके भड़काने पे मैं भड़क जाऊं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे को समझाने और चीजों को करने में कमी है, जो मैं पूरी तरह से नहीं निभा पाया। इसका मतलब रमेश पिधूड़ी जी में कमी है। अब वो तो पार्टी तय करेगी, रमेश पिधूड़ी जी तय करेंगे, पर लेकिन ऐसे किसी शब्द का भारतीय जनता पार्टी समर्थन नहीं करती। सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ संजीव जी काम करते हैं। ये पूरा देश इस बात को जानता है। मनोज, सुनील भाई, आवाज आ रही सुनील जी? जी बहुत अच्छे से आ रही है सर, बोलिए। मैं कहता हूँ चलो, भारतीय जनता पार्टी के मनोज जी ने, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता टीवी पे बैठे हैं, इन्होंने ये तो माना कि इनके माननीय सांसद जी ने जिन भी शब्दों का इस्तेमाल किया वो गलत किया। खैर, इनके पार्टी के किसी भी बड़े लीडर ने ये
नहीं, आपने माना है सर, मनोज जी, आपने टीवी पे बैठ करके माना है कि उनको भड़काया गया। पहली बात तो उनको भड़काया नहीं गया, शायद आपने पूरा का पूरे संसद का वक्तव्य नहीं देखा। जिस तरीके की भाषा का उन्होंने उपयोग किया, उससे आपको एक जताना चाहिए था और आपको पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए कि आपके सांसद ने इस तरीके की अभद्र भाषा का उपयोग किया। ये आपका पहले नहीं है सर, ये आपके जितने भी भारतीय जनता पार्टी के एमपीज हैं उनका यही है। ब्रिजभूषण शरण सिंह जी को लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल चुप रही। उनके ऊपर इतने सीरियस एलिगेशंस लगे। अभी आप 2 दिन पहले देखेंगे राउज एवेन्यू कोर्ट में उनके ऊपर चार्जेस फ्रेम होने थे। दिल्ली पुलिस के पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो थे उन्होंने कहा कि इनकी इंटेंशन बिल्कुल क्लियर थी और दिल्ली पुलिस के पास सारे तथ्य और सारे सबूत हैं। इससे ये साबित होता है कि उन्होंने लंझा भंग करने की कोशिश करी। तब भी जब ये पूरा का पूरा सिलसिला चला, जो पहलवान थे, जो महिला पहलवान थी, वो धरना देकर के जंतर मंतर पर बैठी हुई थी। उसमें भी पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी अपने सांसद जी को बचाने के लिए टीवी पर बैठा करती थी। दानिश के साथ क्या सर? दानिश के साथ क्या संजीव जी? दानिश के साथ क्या? दानिश भी सांसद को आप अच्छे से जानते होंगे ना सर, जिनसे राहुल गांधी जी मिले हैं। हाँ जी। उनके बारे में भी जिक्र कीजिए। देखिए, के बारे में क्या राहुल गांधी सुनील जी, मैंने यही बोला कि जिस तरीके से अभद्र भाषा का उपयोग उनके लिए किया गया वो बिल्कुल गलत था। और मेरे भाई मनोज जी बैठे हैं, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि हमारे सांसद जी ने जो भी कहा दानिश, वो गलत कहा। जो दानिश हैं वो भी, कितने लोग मैं देखता हूं संसद में, कितने नेता, कितने सांसद अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते, प्रधानमंत्री जी को नहीं छोड़ा जाता। सुनील जी, हमारे और पैनलिस्ट बैठे हैं, उनको अच्छे से पता होगा। मैं आऊंगा एक आपके पास, संजीव जी मेरे पास मैं आऊंगा। मुकेश जी, मेरी आवाज सर आपको मिल रही है? जी जी जी। मुकेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बीजेपी ने महिला आरक्षण बिल को पास करा दिया, राष्ट्रपति के पास जाकर हस्ताक्षर के बाद वो कानून बन जाएगा। क्या बीजेपी के इस मास्टर स्ट्रोक से विपक्ष परेशान है? चौहान जी, ये मास्टर स्ट्रोक तो कतई नहीं है, बल्कि बीजेपी ने 4.5 साल यानी कि कुल 9.5 साल बाद महिला आरक्षण बिल लाया। और इनका तर्क ये है, और संसद ने भी अनुमति दी है कि 2026 में के बाद जनगणना होगा, परिसीमन होगा, तब लागू होगा। और अभी कोई पता नहीं है कि 10 साल में लागू होगा कि 5 साल में लागू होगा। लेकिन बीजेपी जो कहती है, बीजेपी ये कहती है कि हमारी मशीनरी बहुत तेज है, हमारा संकल्प बहुत जबरदस्त है, हम इसको 2 साल में 26 के बाद लागू कर देंगे। तो मेरा सवाल यहाँ पर है, मेरा सवाल ये है कि अगर आप 2026 के बाद 2028 तक पूरी तैयारी कर सकते हैं, आप परिसीमन कर देंगे, जनगणना कर देंगे, तो भाई पूरी तैयारी करके अभी बिल लाए होते ना। आप तर्क देते हो कि 2021 में जनगणना होना था, नहीं हो सका, तो अब आपके कोरोना गए हुए भी लगभग 2 साल हो गया, तो आप उसके बाद जनगणना करा लिए होते, परिसीमन करा लिए होते, फिर आप बिल लेके आए होते। देखिए, ये सब पूरी बकवास है और महिलाओं का वोट बटोरने का एक इनका प्लान है। ये प्रोपोगंडा पूरी तरीके से, इनकी नीयत ठीक है ही नहीं। अगर नीयत ठीक होती तो पूरी तैयारी से बिल लेके आए होते। अभी जरूरत क्या थी चौहान जी, मुझे ये बताइए। अगर आपको जनगणना करा लेते, परिसीमन करा लेते, फिर बिल लेके आते। लालीपाप देने का क्या मतलब है? लेकिन आज की महिलाएं बहुत समझदार हैं, चीजों को समझती हैं, इनके झांसे में आने वाली नहीं है। 70 साल तक सब कांग्रेस रही। एक सेकंड सर, एक सेकंड, कांग्रेस लंबे समय तक रही, तो कांग्रेस भी ला सकती थी ना महिला आरक्षण बिल को। एकदम एकदम। ये बिल तो, ये सवाल आप कांग्रेस से भी कर सकते हैं सर। चौहान जी, मैं इस पर 2 मिनट समय दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूँ। वास्तव में महिला आरक्षण बिल तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था। कारण क्या है, हम कब तक रोते रहेंगे ये कहते हुए कि महिलाओं के ऊपर जुल्म हो रहा है, महिलाओं का सशक्तिकरण चाहिए। जब तक राजनीतिक भागीदारी महिलाओं की नहीं होगी, तब तक महिलाएं निश्चित तौर पे उस तरह स्टैंड नहीं कर पाएंगी जिस तरह से पुरुष प्रधान ये देश बना हुआ है। तो बराबरी का दर्जा होना चाहिए। तो निश्चित तौर पे ये बिल बहुत पहले से लागू हो जाना चाहिए था, महिला को पहले से ही। तो ये लंबे समय तक ना लाना किसकी गलती मानते हैं आप? मैं सबकी गलती मानता हूं। नहीं, आपके अलायंस में साथ है ना सर, आपके अलायंस में साथ है, कहिए कांग्रेस की गलती थी। देखिए चौहान जी, मैं जो कह रहा हूँ उस बात को समझिए। पता लगे नहीं, एक मिनट मनोज जी, मैं बीच में बोला नहीं, मेरी बात कंप्लीट, एक बात तो कंप्लीट। मनोज जी, मैंने बीच में नहीं बोला, सुन लीजिए, धैर्य रखिए।
मैं ये कहना चाह रहा था, कांग्रेस ने जो किया, अभी कांग्रेस ने 2010 में बिल पास किया राज्यसभा में, लेकिन उसके बाद देखिए बहुत ज्यादा इन लोगों के अंदर इच्छा शक्ति नहीं थी। सारे राजनीतिक दलों में अगर इच्छा शक्ति होती, या मैं तो भारतीय जनता पार्टी की नीयत पर भी सवाल उठाना चाहता हूं, अगर इनकी नीयत होती तो 9.5 साल बाद बिल लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अरे सर, मैं ये कह रहा हूं कि लंबे समय तक कांग्रेस को लाना चाहिए था, सदन की पटल पर रखना चाहिए था सर। जी हाँ, एकदम रखना चाहिए। हाँ, मैं इस बात का समर्थक हूँ। हाँ, फिर तो कह तो रहा ये हूं। सवाल पूछिए ना आप कांग्रेस के प्रवक्ता से, आप पूछिए सवाल कि बीजेपी चलो लेकर तो आई, ज्यादा सरकार गिरती क्या होता, बिल को लाना चाहिए था, महिला आरक्षण बिल को सदन पर पटल पर क्यों नहीं लाए? चौहान जी, कांग्रेस जब सत्ता में थी पूरी तरह से पूर्ण बहुमत में नहीं थी। उनके जो सहयोगी, अरे पूर्ण बहुमत में होती ना होती, उसको सदन में रखते तो, पटल पर रखते तो सर। राज्यसभा में तो रखा ही ना। हाँ, राज्यसभा में रखा, सही तरीके से रखते, ज्यादा होता क्या, सरकार गिर जाती और क्या होता सर? स्वीकार कीजिए, सच स्वीकार कीजिए, सच क्या है, कुर्सी की लड़ाई में लोग लगे हुए हैं। देश पर परी हो, साथी आप उनके ही हो सर, लेकिन साथी आप उनके ही हो। नहीं, आज की स्थिति दूसरी है चौहान जी, बात पूरी होनी दीजिए। आज की स्थिति देखिए दूसरी है। आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी शासन कर रही है, अभी रमेश विधुड़ी जी का मामला चल रहा था, आप बात कर रहे थे रमेश विधुड़ी जी का, जिस तरीके से इन लोगों ने संसदीय परंपरा को तोड़ने का काम किया है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी 2018 में रेणुका चौधरी जी के बारे में अपशब्द बोलते हैं और सदन में बोलते हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इनके सांसद विपक्ष के सांसदों के ऊपर हमलावर रहते हैं, जिस तरह से संविधान के विरोधी काम करने में लगे हुए, असल में ये बहुत बड़ी लड़ाई है। इसको हर हाल में भारतीय जनता पार्टी जैसी संविधान विरोधी सरकार को हटाने के लिए हम एक हुए हैं। इस बात को समझना पड़ेगा। नहीं, मैं उस पे आपने बात को घुमा दिया। मैं जो बात बोल रहा था ना, आप महिला आरक्षण बिल को लेकर बात कर रहे थे। एक सेकंड मुकेश जी, एक सेकंड सर, एक सेकंड। आप जो बात कह रहे थे ना, कि कह रहे थे कि ये लाए, हालांकि बीजेपी वाले लेकर तो आए, लेकिन कांग्रेस को सदन में लेके आना चाहिए था, पेश करना चाहिए था, पटल पर रखना चाहिए था, चाहे पास होता ना होता, अपना काम तो करना चाहिए था ना सर। ज्यादा होता सरकार गिरती और क्या होता, बीजेपी ने किया ना फिर भी। अभी एक बात और कही थी, आपने गौर नहीं किया। मैं ये कह रहा हूं कि राजनीतिक दल परिस्थिति के अनुसार काम करते हैं। कैसे डिसाइड कर सकते हैं? परिस्थिति के हिसाब से कर सकते हैं सर। हर चीज आपके पैरामीटर से सर नहीं हो सकती ना सर। नहीं, मेरे पैरामीटर नहीं है। फिर आप कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं इस चीज को? कहां से आ गया? मेरा परसेप्शन वही है ना जो मैं देख रहा हूँ। मनोज जी जल्दी से, पैरामीटर कहां से? जल्दी से अमिताभ जी के पास जाना। मनोज जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये कि इनका जो दल है ना, जो आम आदमी पार्टी जिस दल के नेता है, ये उस दल का सिस्टम ही ये है कि आप कहो कुछ और करो कुछ और दिखाओ कुछ। आप ये देखिए कि हिंदुस्तान की शायद ये पहली ऐसी पार्टी है कि जिस पार्टी के 3 मिनिस्टर जेल में हैं और जो जेल मंत्री थे वो जेल में है। ठीक है, तो स्थिति ये, आप ये देखिए ना कि ये बिल्कुल समय के हिसाब से अपने आप को बदल लेते हैं। अन्ना आंदोलन से निकलने वाली आम आदमी पार्टी, जिस आम आदमी पार्टी को, जो आम आदमी पार्टी कांग्रेस को पानी पी पी के गालियां देती थी, और जिस केजरीवाल जी के पास शीला दीक्षित के इतने सारे बहुत सारे जो घोटाले हुए थे उनके तथ्य रखे थे, सबूत रखे थे, और इन्होंने कहा था कि हम सरकार में आते ही शीला दीक्षित को जेल भिजवा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। और जब सरकार में आए, वैसे आज शीला दीक्षित जी नहीं है, बहुत अच्छी जगह पर, लेकिन जब सरकार में आए कुछ कह रहे जल्दी से सर। सब चीजें भूल गए। जानता है जी, बोलिए। आम आदमी, मैं ये कह रहा हूँ, अभी इन्होंने कहा कि शीला दीक्षित के खिलाफ ये प्रमाण लेके बैठे हुए थे, तो एसीबी हमारे समय उस समय थी सरकारों के पास। हमारी सरकार बनते ही एसीबी इन लोगों ने छीन लिया। नंबर 1 इनकी बात। दूसरी बात ये कह रहे हैं हमारे मंत्री जेल में, लेकिन अभी तक आरोप कोई लगा नहीं पाए, ना आरोप सिद्ध कर पाए। अब मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। अमित शाह जी आज जो गृह मंत्री है, मोदी जी प्रधानमंत्री है। 2010 की बात है, 2010 में सीबीआई ने, कांग्रेस की सत्ता थी, सीबीआई ने अमित शाह जी को तड़ी पार किया था 2010 से 2012 तक गुजरात में, और प्रधानमंत्री जी को गुजरात दंगे का दोषी बताया था। और उसके बाद आज जाके जब ये सत्ता में आए, उसके बाद तो आप ये बताइए सुप्रीम कोर्ट में, अरे मैं तो आप ही के बात से जवाब दे रहा हूँ। आप बात को घसीट रहे ना। कोर्ट में मामला चले जाने से बात सिद्ध नहीं होती, बात को प्रमाण दिया जाता है।
आपके अमित शाह जी 2 साल के लिए तड़ी पार थे कि नहीं? प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगा था कि नहीं लगा था? नहीं, तो फिर आप मुझे बताइए कि आप सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया है मत करिए, आरोप सिद्ध करिए। तो आप लोगों के पास सीबीआई है, ईडी है, हर तरीके की सुनिए हर तरीके के मशीनरी का आप दुरुपयोग करते हैं, सत्ता हासिल करने के लिए आप इतना गिर जाते हैं कि जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है उसको ही आप हटाने के लिए पैसे का धनबल का उपयोग करते हैं, सीबीआई का उपयोग करते हैं। खड़ा होना था नहीं जिसकी आप लोग हैं, आप अहंकारी लोग हैं। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ 2024 के चुनाव में इस अहंकार को जनता दूर करने वाली है। आपका अहंकार पूरा उतर जाएगा। इसी अहंकार का नतीजा है रमेश भिदोड़ी का बयान, इसी अहंकार का नतीजा है आपके नेता जिस तरह से बेलगाम है, जिस तरह से धमकी देते हैं, जिस तरह से सत्ता खरीदते हैं, सारा खेल खत्म होने वाला। निश्चित रहिए मनोज। आप हटाने वाले कौन होते हैं? आप नहीं हटा सकते, ये तो जनता का काम है, जनता करेगी इस बात को। जनता ही करेगी, मैं जनता की बात कर रहा हूँ। जनता आपको सबक सिखाएगी। जनता ने आपको बड़ी उम्मीद से सत्ता सौंपी थी, आप उम्मीद ये थी कि जनता को राहत देने का काम करेंगे, लेकिन आपने जनता को राहत नहीं दिया। आपने जनता का खून चूसने का काम किया, जनता के थाली से रोटी छीनने का काम किया है। आपको सबक सिखाएगी जनता। ठीक है मुकेश जी, ठीक है। मैं जाऊंगा अमिताभ जी के पास। अमिताभ जी, मेरी आवाज सर आपको मिल रही है? ये आ गया। अमिताभ जी, आपने अच्छे सुन लिया होगा सभी लोगों को। सवाल मेरा आपसे यही है कि 2024 को लेकर हर पार्टी अपनी अपनी बात कर रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, मंडल कमीशन का हम जिक्र बाद में करेंगे और काका कालकर का जिक्र हम बाद में करेंगे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, महिला आरक्षण बिल को लेकर और जो जाति जनगणना को लेकर लगातार सियासत हो रही है, संसद में जो हुआ रमेश भिदोड़ी का को लेकर, और लगातार विपक्ष इस पर सवाल कर रहा है, किस प्रकार से देखते हैं और 24 से पहले इसके क्या मायने? बहुत स्पष्ट है। 24 के चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। सब लोग अपने ढंग से जनता को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सही हैं और बाकी लोग गलत हैं। बात सीधी बात है। और अभी महिला आरक्षण बिल आना का भी एक कारण था कि इसको सामने ला के रख दिया गया और इसका लाभ भाजपा को मिलेगा, ये बात सबको समझ में आ रही है। तो इसलिए वो दूसरी बातें सामने ला कर रखने की बात कह रहे हैं। और जातिगत जो जनगणना की बातचीत हो रही है, मैं खुद जातिगत जनगणना जैसी चीजों के पक्ष में नहीं हूँ दरअसल, इसलिए मैं बहुत स्पष्ट इस बात नहीं, कांग्रेस बोल रही है कि बीजेपी को, सरकार को जाति जनगणना करानी चाहिए। हाँ, ये कोशिश यही है कि जाति जनगणना करानी चाहिए। जातिगत जनगणना का मतलब क्या है? जाति से क्या आप तय करना चाहते हैं? अगर आपको विकास करना है तो लोगों की आर्थिक अवस्था का विकास करना है ना। तो आर्थिक अवस्था का आर्थिक जनगणना अगर आप कराते हैं, जो भी आर्थिक दृष्टि से कमजोर है बेसिकली, उनकी मदद के लिए आप कार्यक्रम बनाएंगे। जातिगत जनगणना का क्या मतलब है? जातिगत जनगणना इसका मतलब है कि आप प्रोत्साहन देना चाहते हैं और विभाजन करना चाहते हैं। जैसे धर्म की बातें करते हैं वैसे जाति की बातें करना चाहते हैं। सरकार को इन सब चीजों से थोड़ा सा अपने को बचाना चाहिए। जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसको आदमी के बीच भेदभाव को खत्म करने की तरफ दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए, ना उसको और बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। जो वास्तविक स्थिति है उसको ठीक करने के लिए आप उनके शिक्षा का इंतजाम कीजिए, आप उनके लिए रोजगार का इंतजाम कीजिए, आप उनके लिए प्रशिक्षण का इंतजाम कीजिए, उनकी सुरक्षा का इंतजाम कीजिए, आवागमन का इंतजाम कीजिए, अन्य सुविधाओं की व्यवस्था बेहतर कीजिए, अस्पताल वगैरह की जो स्वास्थ्य की जरूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए। जाति से तय हो जाएगा कि इसको अस्पताल ले जाना है कि नहीं ले जाना है, क्योंकि ऐसी घटनाएं हो रही हैं। कुछ प्रदेशों में एक आध ऐसी घटना हुई है कि जाति के हिसाब से तय होगा, तो ये सब बहुत गलत परंपरा होगी। क्योंकि पहले हम लोग काफी कुछ भुगत चुके हैं इन चीजों को लेकर के, तो उन सब चीजों को समझ के अब ठीक है, कुर्सी की लड़ाई तो होगी। कोई भी राजनीतिक दल आया है तो कुर्सी उसको नहीं मिलेगी तो वो काम कैसे करेगा? तो उसकी कोशिश यही होती है, सबका अपना दृष्टिकोण होता है कि हम देश को आगे कैसे ले जाएंगे। तो वो अपने ढंग से अपनी बातों को सामने रखेंगे और कुर्सी की लड़ाई तो होगी नहीं, तो फायदा नहीं, राजनीतिक दल बनाया क्यों है? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जनता और देश की जो जरूरत है उसको नकार के केवल अपने हितों के लिए, हमें काम जनता के हितों के लिए करना है, देश के हितों के लिए करना है, लेकिन अपने हितों के लिए केवल हम सत्ता की लड़ाई में न चले जाएं, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि ऐसी परिस्थितियों को हम सब लोगों ने हमने देखा है। अब
सब लोग चाहते हैं कि जातीय व्यवस्था टूटनी चाहिए, सब लोग कह रहे हैं, तो हम क्यों उस पर जोर दे रहे हैं? आप क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि आज भी बड़ी संख्या में, खास करके जो ग्रामीण इलाके में या दूरस्थ इलाकों में जो लोग रहते हैं, वो लोग बंधे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे अवधारणाओं से बंधे हुए हैं। तो उसको मुक्त करना है, धीरे धीरे उसको मुक्त करना है। हम बार बार उसी पे जाएंगे, उसी की चर्चा करेंगे, तो आप उन अवधारणाओं को मजबूत कर रहे हैं। आज जाति का नाम लेने पर आपने जेल में डालने की व्यवस्था कर रखी है, हाँ, और फिर आप जाति कागज में लिखने की बात कर रहे हैं, है ना, और आधिकारिक कागजों पर लिख के उसको घोषित करने की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इन सब चीजों से दूर होना चाहिए, कोई भी राजनीतिक दल है। संजीव जी, आप ठीक है सर, आपके पास आते हैं, संजीव जी के पास जाते हैं। संजीव जी, हाँ जी, वरिष्ठ पत्रकार का कहना है अमिताभ जी का कि बीजेपी महिला आरक्षण बिल को जो उन्होंने पास किया है, कानून बनने वाला है, चुनाव में 2024 में फायदा उनको बहुत होगा, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए संकट खड़ा होगा। देखिए, कांग्रेस के लिए किसी भी तरीके का कोई संकट नहीं खड़ा होने वाला। सुनील जी, आपको याद होगा पिछले संडे को आपने ही डिबेट की थी और उस समय भी नए सेशन को लेकर के ये मुद्दा उठा था और उस समय मैंने आपको बताया था कि पूरे इंडिया गठबंधन ने मिलकर के मांग की है कि आने वाले जो संसद का 5 दिनों का सेशन है उसके अंदर वुमेन रिजर्वेशन बिल जो है उसको भी एक टॉपिक बनाया जाए और वो वुमेन रिजर्वेशन बिल को पास किया जाए। और आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी वुमेन रिजर्वेशन बिल को विपक्ष की मांग पर लेकर के आई, जो कि पहले इनका हिस्सा नहीं था। तो सीधा सीधा ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा होने वाला है, तो पूरे देश की जनता टीवी देखती है और पूरे देश की जनता को आपकी एडवाइस को बीजेपी ने माना है ना? आपके पिछले संडे मेरी एडवाइस को नहीं, पूरे इंडिया गठबंधन की एडवाइस को, तो इंडिया गठबंधन ने एडवाइस किया था कि वुमेन रिजर्वेशन बिल को संसद के अंदर लाया जाए और उसको पारित किया जाए। उसको लेकर के ये वुमेन रिजर्वेशन बिल को, लेकिन सर आप 70 साल में रहे, 70 साल तक आप रहे, लेकिन तब आप नहीं लेकर आए। देखिए, उससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो 2010 के अंदर यूपीए सरकार के दूसरे कार्यकाल के अंदर राज्यसभा से इस बिल को पारित कर दिया गया। पारित कर दिया, लेकिन सर पूरा पारित नहीं कराया गया ना, एक सिस्टमेटिक तरीके से नहीं लाया। उस समय कोलिएशन सरकार थी, बहुत सारे सहयोगी पार्टियां थी। अरे सर, आप लेके आते दोनों सदन में उसको प्रॉपर तरीके से, जैसे बीजेपी लेकर आए थे। राज्यसभा के अंदर बिल पास हुआ, लोकसभा में जाकर के अटका। सुनील जी, आप पूरी बात सुनिए मेरी। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, राज्यसभा के अंदर बिल पारित हुआ, लोकसभा के अंदर आकर के जो सहयोगी दल थे वो कुछ चीजों को लेकर के अगेंस्ट थे, जिस वजह से ये बिल रुक गया। बट कांग्रेस पार्टी ने जब एनडीए की सरकार आई तब भी इस मुद्दे को लेकर के एनडीए सरकार को कई बार चिट्ठियां लिखी। सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने कई बार चिट्ठियां लिखी और कहा कि वुमेन रिजर्वेशन बिल को पास किया जाए। और 5 दिनों का जो सेशन था उससे पहले जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की और इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी, उस समय भी पूरे विपक्ष ने एकजुट होकर के कहा था कि आने वाले 5 दिनों के, लेकिन बीजेपी तो ये कह रही है कि महिला आरक्षण बिल को हमने पास कर दिया, इसलिए कांग्रेस को लगता है कि अब उसके आगे 2024 के रास्ते बंद हो गए, इसलिए बौखलाई हुई है। देखिए, वो तो दिख रहा है कि कौन बौखलाया हुआ है, कौन नहीं बौखलाया हुआ। वो तो हम सब ने भी टीवी पर देखा, संसद के टीवी चैनल पे सब लोगों ने देखा कि रमेश बिदूड़ी जी ने किस तरीके का शब्दों का उपयोग किया, सिर्फ और सिर्फ वुमेन रिजर्वेशन बिल के क्रेडिट लेने के लिए किस तरीके की अभद्र भाषा का उपयोग किया गया। तो वो उससे सबको दिख रहा है कि कौन बौखलाया हुआ है, कौन बौखलाया नहीं हुआ है। तो पूरा देश जाति जनगणना को लेकर आप बार बार कह रहे हैं कि सरकार को करानी चाहिए सर। देखिए, जातीय जनगणना को लेकर के शायद भारतीय जनता पार्टी भूल गई है कि जब ये बिहार में गठबंधन की सरकार में थे तब ये भी राजी हुए थे कि बिहार के अंदर जातीय जनगणना हो, तब इन्होंने उस बात की हामी क्यों भरी। इनका स्टैंड हर जगह अलग होता है, जहाँ पे इनको अपना फायदा दिखता है वहां पे इनका स्टैंड अलग होता है, दूसरी जगह इनका स्टैंड अलग होता है। अगर ये जातीय जनगणना के इतने ही विरोध में थे तो इन्होंने नीतीश कुमार की सरकार के साथ अपना गठबंधन अलग क्यों नहीं करा? उस समय इन्होंने अप्रूवल दिया, बाद में जब हाईकोर्ट के अंदर जनहित याचिका लगी, हाईकोर्ट ने स्टे दिया, तब जाकर के ये मामला शांत हुआ। लेकिन सर एक सेकंड संजीव जी, अगर आप जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, कर्नाटक में आपने 2014 और 15 में कराई है, लेकिन आपने फिगर्स को, डेटा को आपने डिस्क्लोज नहीं किया। आपने राजस्थान में 2011 में कराई है संजीव जी, उसको आपने डिस्क्लोज नहीं किया।
देखिए, आप सारा दूसरे का पे सवाल सारा- करते हैं, आपने खुद राज्यों में अपनी कराई है, कर्नाटक का मैं सुनील जी, जिक्र कर रहा हूं, मैं लेकिन वही सर आपको आपने बता रहा जनता हूं। के सामने नहीं रखा, देश के सामने, ऐसा क्यों? जातीय जनगणना का जो सेंसस था वो 2011 के अंदर शुरू किया गया। नहीं, मैंने सवाल क्या किया, मैं एक सेकंड सर, सवाल को घुमा रहे हो आप। मैंने सवाल आपसे ये किया कि 2000 कर्नाटक में आपने कराई, लेकिन आपने फिगर्स को, सारी इंफॉर्मेशन को सार्वजनिक नहीं किया, क्यों छुपा रहे हो? मैं सुनील जी वही आपकी बात का ही जवाब दे रहा हूँ, आप मेरी बात सुनिए तो सही। मैं यही कह रहा हूँ 2011 के अंदर जातीय जनगणना की शुरुआत की गई। 2015 के अंदर जब एनडीए की सरकार थी, तब जो हमारे अभी इस समय हमारे जो सांसद नहीं है स्वर्गीय अरुण जेटली जी, उन्होंने 2015 के अंदर संसद के पटल में बताया था कि जातीय जनगणना से कितना फायदा पहुंचा है। ये तो भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी थी कि अब इनकी सरकार है, अगर संसद के पटल में इन्होंने एक आश्वासन दिया है कि जातीय जनगणना से फायदा हुआ है तो उसको आगे इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए था। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने अगर जातीय जनगणना कराई है और उसको साझा नहीं करा। संसद के पटल पे 2015 के अंदर स्वर्गीय सांसद अरुण जेटली जी ने इस बात को साझा किया है, ऐसा नहीं है कि साझा नहीं किया गया। मनोज जी मेरी आवाज सर आपको मिल रही है? हाँ, मुझे जवाब दीजिए सर। सुनील भाई, आप ये बताइए कि जब जातिगत जनगणना कराई इन्होंने, कांग्रेस ने, वो तथ्यों को छुपा के बैठ गए, जनता के सामने नहीं लेके आए। क्यों नहीं लेके आए, आप ये बताइए। आज क्यों कहते हैं कराइए, तो इनका स्टैंड इनको खुद नहीं पता कि क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए, और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आप ये देखिए कि जब महिला बिल ये नहीं लेके आ पाए, अभी तो इनको यही नहीं पता कि महिला बिल राज्यसभा में तो गया ही नहीं, लोकसभा में पास हुआ तो राज्यसभा में गया ही नहीं, क्योंकि जो इनके सहयोगी दल थे उन्होंने कहा कि ये चीजें पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकती और होने नहीं दी गई। आज वही बिल सर्वसम्मति से, वो तो ये कह रहे हैं कि हम लोकसभा राज्यसभा दोनों पास कराया था हमने। क्या बात करें, इनके कहने से क्या है, क्या आप उठा के देखिए ना। आप अभी वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ जी बैठे हैं, मुझे इतने आप पूछ लीजिए अमिताभ जी, क्या सच है क्या झूठ। एक सेकंड सर। अमिताभ जी, संजीव जी का कहना है कि अभी जस्ट उन्होंने बोला कि महिला आरक्षण बिल हमने लोकसभा में भी राज्यसभा में पास कराने के लिए पटल पर रखा था। नहीं, केवल राज्यसभा में पास हुआ था। उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जो उनके साथी दल से उन्होंने मना किया। मेरा बहुत सिंपल सा प्रश्न है, आपके साथी दल, आपको पता था कि आप लोकसभा में नहीं पास करा सकते? ये केवल दिखावे की कार्रवाई की गई थी कि सवाल मनोज जी ये कह रहे हैं कि आप ये बताइए कि राज्यसभा और लोकसभा में बिल को लाया गया था? लोकसभा में नहीं लाया गया था, राज्यसभा में लाया गया था। तो संजीव जी ये तो बोल रहे हैं कि लाया गया था। नहीं, संजीव जी ने ये नहीं कहा। संजीव जी ने ये कहा कि फिर लोकसभा में उनके साथी दल चूंकि साथ में नहीं थे, इसलिए नहीं लाया जा सका। और ये सही बात है, लाया नहीं जा सका था। नहीं अमिताभ जी, आप मतलब नहीं था ये राज्यसभा में क्यों लाए? इनको पता था कि लोकसभा में नहीं पास करा। अरे सर, मैंने कहा ना, मैंने इनको बोला था, ये बात बोली थी, मैंने उनको यही बात तो बोली थी। मैंने कहा आप लोकसभा में लाते, बिल पास होता नहीं होता, सरकार गिरती, आप लाते तो पटल पर रखते, चर्चा शुरू करवाते। अरे 60 साल में कई बार ये पूर्ण बहुमत में रहे हैं। हाँ। कभी नहीं चिंता की इन्होंने। हाँ। ये बिल लाया जाए। एग्जाम्पल के तौर पे कहूं कि मैं ये बिल्डिंग बनवाऊंगा, मेरी सरकार होगी तो मैं करवाऊंगा, मैं फ्यूचर की बात करूं। तो अमिताभ जी, इस बात से क्या साबित होता है? इस बात से साबित क्या होता है ये बताइए आप मुझे। इस बात से साबित होता है कि कांग्रेस की नीति और नीयत दोनों में फर्क था। कांग्रेस चाहती नहीं थी कि ऐसा कुछ हो। आज आप मुझे बताइए, मेरे मित्र जो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये, भारतीय जनता पार्टी वो, अरे भाई आप देखिए तो सही कि हमारी नीयत तो देखिए। हमने कानून बना दिया, हमने चीजें कर दी, हमने कुछ संजीव जी, बीजेपी वालों का, मनोज जी का कहना है कि हमने कानून बना दिया, आप तो लेके ही नहीं आए सर उसको। पिछले 9 साल से इन्होंने इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया? अगर इनकी नीयत इतनी ही साफ थी तो पिछले 9 साल से ये इस मुद्दे को इन्होंने क्यों नहीं उठाया? क्यों संसद के पटल पे नहीं रखा? दूसरी चीज ये बात करते हैं जातिगत जनगणना की, जिसमें ये बोलते हैं कि कांग्रेस का स्टैंड क्लियर नहीं है। तो बिहार के अंदर आप बताएं आपका स्टैंड क्या था? समय आप गठबंधन की सरकार में थे, तब आप चाहते थे कि जातिगत जनगणना हो। जिस समय आपका गठबंधन टूट गया उस समय आप बोलते हैं कि जातिगत गठबंधन नहीं होना चाहिए। तो मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी का जातिगत जनगणना को स्टैंड क्लियर नहीं है, आपको ही नहीं। एक सेकंड, मनोज जी की आवाज को ठीक कराइए। मनोज जी की आवाज ठीक नहीं आ रही मेरे पास। कोई नहीं पता।
काम हुए हैं देश में, इनको नजर ही नहीं आ रहे। क्या कहना चाहती है और आज क्या है बन गया चुनाव के अंदर जब आप गठबंधन में होते हैं तब आप बोलते हैं, तब आप इस बात के लिए हामी भरते हैं ताकि आपका गठबंधन ना टूटे। आपको अपनी कुर्सी प्यारी और आप बोलते हैं कि कांग्रेस ने अपनी कुर्सी बचाई, तो आप भी देश की जनता के लिए क्या काम कर रहे हैं? पिछले 9 सालों से आप पूरे पूर्ण बहुमत के साथ हैं। पिछले 9 सालों से आपने वुमेन रिजर्वेशन बिल के ऊपर क्यों नहीं कुछ उठाया? क्यों आपने संसद के पटल पर उसको नहीं रखा? कांग्रेस और बाकी विपक्षी दलों ने आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करा, आपको बोला कि आप वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर के आए, और जब आपको समझ में आना शुरू हुआ कि हम कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, तब आप वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर के आए। ठीक है, तो आप ऐसी बातें ना करें, आप डबल स्टैंडर्ड की बातें करते हैं। मैं आपके पास आऊंगा मनोज जी, आपकी आवाज में प्रॉब्लम हो रही है। अब आपकी आवाज को मैं ठीक करवाता हूं। मनोज जी की आवाज को ठीक कीजिए। संजीव जी, मैं आपके पास भी आता हूं। मेरे साथ जुड़े हुए हैं अमिताभ जी जुड़े। अमिताभ जी, अब आपकी बारी। अमिताभ जी, जरा मुझे समझाइए, क्योंकि 2024 को चुनाव को लेकर दोनों पार्टियां, चाहे इंडिया अलायंस की बात की जाए और चाहे एनडीए की बात की जाए, दोनों पार्टियां कमर कस रही हैं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि महिला आरक्षण बिल, क्योंकि 2014 से लेकर 2019 के बीच में अगर देखा जाए, रिसर्च में मैंने देखा कि 10% महिलाओं का वोट बढ़ा है। अगर महिलाओं का वोट जिसकी तरफ गया, जीत उसकी आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। और सवाल इस बात का भी निकल कर आता है, क्योंकि बीजेपी ने महिला आरक्षण बिल को पास कर दिया, तो कहीं ना कहीं देखा जाए झुकाव बीजेपी की तरफ ज्यादा दिखाई दे रहा है। अमिताभ जी, इस बात को कांग्रेस समझ चुकी है, इसलिए कांग्रेस को लगता है तो इसकी वो इन 2024 को लेकर घबराई हुई है। अमिताभ जी, ये बहुत सही बात है, और ये केवल कहा नहीं जा रहा है, एकाध चैनल ने इस पे लोगों की राय ली है। तो 52% महिलाओं ने इससे कहा है कि ये बिल्कुल सही कदम है, और उन्होंने इसे भाजपा को धन्यवाद दिया है। तो 52% महिलाओं का धन्यवाद देना बताता है कि वो जो है इस बात को लेकर के भाजपा की प्रशंसा कर रही हैं। तो इसका मतलब है कि उनका झुकाव भाजपा की तरफ जाएगा। जिस तरीके से 3 तलाक मसले को लेकर के मुस्लिम महिलाओं में भी भाजपा के प्रति जो थोड़ा प्रेम भाव तो जगह है, वो तो साफ नजर आ रहा है। तो भाजपा एकदम महिलाओं को टारगेट कर रही है, और बहुत स्पष्ट वो अपने दिशा में काम कर रही है। बहुत लेट से वो लेकर आया, उनको मालूम था कि ये लाना जरूरी है, क्योंकि आने वाले चुनावों में 10 साल होने जा रहा है। तो कई जगह जो है, ठीक है मोदी जी बहुत पॉपुलर हैं, लेकिन कई जगह इनकी सीटें जा सकती हैं। तो उसको संभालने के लिए इन्होंने महिला आरक्षण बिल को अभी लाया है। और महिला आरक्षण बिल, क्योंकि आधी आबादी आपके साथ जब आती है तो अपने आप बहुत सारा मामला ये होता है। और महिलाएं कई बार घर में सबका वोट जो है वो बदलने के लिए भी मजबूर कर देती कई बार, क्योंकि महिलाओं की अगर इच्छा हो जाती है तो कई बार पुरुषों को भी उनके अनुकूल बिल्कुल सही कहा वोटिंग करनी पड़ती है। महिलाओं के लिए देखिए ना, कई तरह के काम हुए हैं ना, शौचालय बनना, घर बनना, घर में बिजली आना, पानी आना, गैस दिया जाना। 3 तलाक के बाद देखा जाता है मुस्लिम महिलाएं बहुत खुश हैं। हाँ, निश्चित रूप से बहुत से इलाकों में बातचीत से सामने भी आया है, मुस्लिम महिलाएं भी खुश हैं। तो बहुत अंतर पड़ता है ना। देखिए, उनके सामाजिक असुरक्षा को रोका गया है। एक बहुत बड़ी असुरक्षा थी, वो ये कुछ कर ही नहीं पाती थी इस मामले में। उसके ऊपर जब असर पड़ा है तो निश्चित रूप से महिलाओं को। मनोज जी, मेरी आवाज सर आपको मिल रही है? मुझे मिल रही है सुनील भाई, आपकी आवाज भी बहुत अच्छे से आ रही है सर। मनोज जी, अपनी बात को अच्छे से रखिए, आपने अपनी बात नहीं रख पाई थी। देखिए, मैं अमिताभ जी की बात बिल्कुल ठीक है कि आधी आबादी की बात करें, अगर जहां पर समस्या है और उस समस्या का समाधान होगा तो लोग आपकी तरफ झुकेंगे। अभी हम उत्तर प्रदेश की बात करें, 37 साल बाद उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार रिपीट हुई। क्यों रिपीट हुई? आपसे पहले बसपा सपा ही चल रही थी। क्यों? क्योंकि एक दल जो है जनता संतुष्ट नहीं होती थी, फिर दूसरे दल को ले आती थी, फिर चीजें करती थी। पर हम लोग रिपीट हुए। रिपीट क्यों हुए? जिस कानून व्यवस्था की बात करते हैं, आप उत्तर प्रदेश में पहले भय का माहौल था और कोई भी व्यापारी अपना धंधा नहीं चलाना चाहता था। क्यों? क्योंकि उसको जो है रंगदारी और चीजों से उसका बिजनेस बंद हो जाता था। आज उसी उत्तर प्रदेश में 32 लाख करोड़ रुपए के एग्रीमेंट हुए, चीजें हुई। आज आप देखिए एक्सपो हो रहा है, आज आप देखिए फॉर्मूला 1 चल रहा है। आज उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश, क्या देश का नंबर 1 प्रदेश बनने की कगार पे खड़ा है। तो कहीं ना कहीं उज्ज्वला, अभी जो अमिताभ जी ने बोला कि महिलाएं क्यों नहीं, आधी आबादी क्यों नहीं, एक पुरुष अगर चाहे तो वो 2-4 लोगों से वोट नहीं दिलवा सकता।
पर अगर एक महिला चाह ले कि पूरे घर के वोट एक ही दल को दिलवाएगी तो वो कर सकती है। क्यों? क्योंकि उसका होल्ड पूरे घर पे होता है। आप देखिए, पानी की सुविधा, उज्ज्वला गैस की सुविधा, शौचालय की सुविधा, आज जो अत्याचार मुस्लिम महिलाओं पे हो रहे थे उस अत्याचार से बचाने के लिए जो सरकार ने कदम उठाए उसके लिए वो भी बहुत खुश है। आज खाली हिंदू नहीं, आज मुस्लिम वर्ग के लोग भी भारतीय जनता पार्टी को भरपूर तरीके से वोट डाल रहा है। क्यों डाल रहा है? क्योंकि वो कहते हैं जितना विकास हमारा और पार्टीज के टाइम में नहीं हुआ उतना विकास कांग्रेस ने नहीं किया, कांग्रेस ने हमारा सब इस्तेमाल किया। आज भारतीय जनता पार्टी ने जितना विकास, जितनी चीजें हमको दी है आज से पहले कभी नहीं मिली। तो सुनील जी, मेरा मानना ये है कि अब आप किसी भी चीज को, आज सोशल मीडिया, आज टीवी चैनल, आज सारी चीजें पूरे देश के गांव-गांव में, कोने-कोने में चीजें पहुंचती हैं। मानते हैं और मानते हैं मनोज जी आपकी बात को, मानते हैं महिला आरक्षण बिल को लेकर आपने बात की, मैं मानते हैं, लेकिन जाति जनगणना को लेकर क्या बीजेपी बैकफुट पर आ जाएगी? नहीं, मुझे लगता है आवश्यक है कि आप देखिए कि इसकी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है कि अगर हम लोग क्वालिटी पैदा करें, हम लोग ऐसी चीजें, आज हम लोग आरक्षण जाने की बात कर रहे हैं, आज हम आरक्षण पे क्यों, आज हम लोगों को, आप देखिए शिक्षा नीति बदली गई। क्यों बदली गई शिक्षा नीति? सिर्फ इसलिए बदली गई कि आप एक धर्रे पे चल रहे थे, आप 10th करते थे, 12th करते थे, उसके बाद ग्रेजुएशन करते थे, उसके बाद की नौकरी ढूंढने जाते थे। मैं आ रहा हूँ मुकेश जी, आपके पास ही आ रहा हूँ सर। हाँ, आज 8वीं के बाद, 8th क्लास के बाद आप 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के प्रशिक्षण लेंगे और प्रशिक्षण लेंगे तो आप काबिल बनेंगे। काबिल बनेंगे तो आपको आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप काबिल होंगे तो लोग आपको ढूंढेंगे। आपकी काबिलियत आपको बेरोजगार नहीं रहने देगी या आपको कहीं अटकने नहीं देगी। तो मेरा मानना ये है कि हम लोगों को काबिल बनाए, हम लोगों में हुनर पैदा करें। आप जो विश्वकर्मा योजना चालू की सरकार ने, उस योजना का मतलब ये है कि हम जहाँ पर जो चीजें हैं उस चीज को हम कैसे लाएं। आज देखिए, चाइना से पूरा देश में इतना इम्पोर्ट हुआ करता था, आज इम्पोर्ट हमने रोक दिया। क्यों रोक दिया? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग हो, चीजें हो और यूनिट लगे जिससे कि हमारे देश का विकास हो। तो इस सोच के ऊपर जो राजनीति करता है, मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस के प्रोपेगेंडे और ये सब चीजें ज्यादा दिन चलने वाले नहीं है, ना ही चलेंगे। ठीक है, मनोज जी की थोड़ी आवाज भी ठीक कीजिए, थोड़ी आवाज आ रही है लेकिन प्रॉपर क्लियर नहीं आ रही है मेरे पास। मुकेश जी मेरे पास है। मुकेश जी अपनी बात को रखिए सर। जी देखिए, अमिताभ जी और मनोज जी ने भी माना कि महिला आरक्षण बिल राजनीतिक स्ट्रोक है। मैं यही कह रहा हूँ चौहान जी, देश में सब कुछ राजनीति की वजह से आप तय करेंगे क्या? इसीलिए मेरा ये जोर था कि ये बिल पहले, हालांकि मैं इसको पढ़ रहा था तो 1996 में देवगौड़ा जी ने पहला प्रयास किया था, और मैं ये भी कहने से गुरेज नहीं करता कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस कभी भी महिला आरक्षण बिल के विरोध में नहीं थी, क्योंकि 2000 अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी 4 बार प्रयास किया था, लेकिन वो सारे प्रयास विफल रहे, क्योंकि तमाम अन्य भी दल हैं जो जिनका विरोध था, जिसके वजह से वो बिल कभी भी अपना मूर्त रूप नहीं ले सका। ये पहला इनका प्रयास नहीं था। जिस तरह से मोदी जी ने कहा कि ये भगवान ने मुझे ही चुना, ऐसा नहीं। देवगौड़ा जी की सरकार चली गई थी, इतना बड़ा बलिदान दिया था। मोदी जी अगर अल्पमत में होते तो कभी भी इस तरह का बलिदान देने की हिम्मत न करते। देवगौड़ा जी ने बड़ा बलिदान दिया था। और दूसरी बात, ये उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो ये मनोज जी आप व्यक्तिगत मत लीजिएगा, लेकिन मैं कुछ बातों पर आपको तस्वीर पेश करना चाहता हूं। आज उत्तर प्रदेश के हर घर में आरओ लगा हुआ है, पेयजल उपलब्ध नहीं है, अब पेयजल का टैक्स भी ये लेते हैं। बिजली की सही व्यवस्था नहीं का, और सबसे महंगी बिजली देने का काम करते हैं। शिक्षा का स्तर ये है कि हर गार्जियन के कमर टूट जा रहे हैं अपने बच्चों को पढ़ाने में। इतनी महंगी शिक्षा, इतनी महंगी किताबें हैं। और स्वास्थ्य व्यवस्था का ये हाल है चौहान जी कि आप किसी भी गवर्नमेंट अस्पताल में चले जाइए, अमिताभ जी आप गौर करिएगा इस बात का, मैं चाहूंगा कि आप जवाब भी निष्पक्षता से दें। किसी भी गवर्नमेंट अस्पताल में आप चले जाइए तो वहां पर 1 रुपए की पर्ची तो जरूर बन जाती है, लेकिन डॉक्टर नदारत रहता है, पेट नदारत रहता है, दवाइयां नहीं होती हैं। स्थिति बहुत भयावह है जमीन पर। मैं खुद देखता हूं, मैं खुद फील्ड में रोज रहता हूं। मैंने डेंगू वार्ड के पास
पानी जमा, डेंगू के मच्छरों को देखा। इस तरह की इनकी व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश में रोजगार कहाँ दे पाए हैं? इन्होंने लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट की बात की, अभी ये केवल कागज पर है, जब जमीन पर आएगा तो इस पर बात हम लोग कर लेंगे। अभी सब कुछ कागज पर है, कहीं कुछ जमीन पर नहीं है। कहीं ना कहीं महंगाई की मार भी उत्तर प्रदेश के लोग बहुत बुरी तरह से झेल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने महंगाई से राहत देने के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे जनता ये कहे कि हाँ, उत्तर प्रदेश की सरकार हमारे लिए खड़ी है। तो निश्चित तौर पे ये केवल और केवल बातें करते हैं, नफरत की राजनीति करते हैं। जाति पात में तो ये बांटते हैं, अगर जाति व्यवस्था आपको नहीं चाहिए तो आपको आरक्षण मिला हुआ है, संवैधानिक आरक्षण मिला हुआ, आपने देखा होगा 50% के आसपास आरक्षण भी है, उसको खत्म कर दीजिए। नहीं, ये देखो, फिर भी मैं कहता इतनी सारी नाकामियों के बाद इनको सरकार बार बार चुन लेती है, तो जनता में भी भावनात्मक मुद्दों पर ये वोट मांगते हैं। हाँ। हमारे देश की जनता निश्चित तौर पर मुद्दों पर वोट करती है, लेकिन इस बार नहीं करेगी। अब देश की जनता समझदार हो रही है। अब देखा जा रहा है ना सर कि देखो, 10 साल देख रहे हैं। बिल्कुल, अभी देखिए चौहान जी, अभी कर्नाटक इनके हाथ से चला गया, किसने वोट किया? किसी दूसरे देश के लोगों के, दूसरे ग्रह के लोगों ने नहीं, बीजेपी वाले ये कहते हैं कि आप दिल्ली में फ्री की रेवड़ियां बांटते हैं सर। बीजेपी वाले कहते हैं कि दिल्ली में आप भी फ्री की रेवड़ियां बांटते हैं बिजली पानी को लेकर, ये भी आप अंतर है, मैं उसको साबित कर सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, मेरे पास सर अभी समय नहीं है, मुझे संजीव जी के पास जाना है। संजीव जी अपने पूरी रिसर्च कर ली होगी। जवाब दीजिए जरूर, मैं ये चाहूंगा। हाँ, संजीव जी। हाँ जी सुनील जी, सवाल मेरा आपसे सर, इसको शो को वाइंड अप कर रहा हूँ, कंक्लूड कर रहा हूँ, फाइनल कमेंट रखिए सर अपना। देखिए, जैसे मनोज जी ने बोला, उत्तर प्रदेश का जिक्र किया, क्राइम रेट को लेकर के बात की, तो मनोज जी शायद आपने उत्तर प्रदेश को लेकर के एनसीआरबी के डाटा के बारे में जिक्र नहीं किया, जिसमें एनसीआरबी के डाटा जो सितंबर 2023 के अंदर रिलीज किया गया, उसमें ये बताया गया कि उत्तर प्रदेश के अंदर पूरे भारतवर्ष के अंदर सबसे ज्यादा क्राइम है। 117% क्राइम रेट है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसका जिक्र इन्होंने नहीं किया। 2022 के अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने टिप्पणी करी थी नीति आयोग की रिपोर्ट के ऊपर। नीति आयोग की रिपोर्ट जो कि इनकी सरकार की मंत्री ने पेश की थी, जिसमें यह बताया गया था कि पूरे भारत देश के अंदर सबसे ज्यादा मालन्यूट्रिशन बच्चे अगर कहीं हैं तो वो उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। तो ये कहना सिर्फ और सिर्फ आधी अधूरी बातें बताना कि हमने महिलाओं के लिए वुमेन आरक्षण बिल पास किया, हमने ये किया, हमने वो किया, सच्चाई ये बताना ही नहीं चाहते, क्योंकि सच्चाई के जो आंकड़े हैं ना, उनसे इनको डर लगता है और ये आंकड़ों के साथ कभी बात ही नहीं करना चाहते। तो वुमेन रिजर्वेशन बिल के लेकर के इन्होंने बात की कि हमने पास किया। अच्छा संजीव जी एक बात बताइए, अच्छा संजीव जी एक बात बताइए कि इन्होंने महिला आरक्षण बिल को पास करा लिया, अब तो ये और स्ट्रांग हो गई। कैसे स्ट्रांग हो गए सर? अरे की अच्छी इमेज जाएगी सर, महिलाएं काफी खुश नजर आ रही हैं। मणिपुर में जो हुआ, जो शर्मनाक घटना हुई, उसको लेकर के भी इनकी पार्टी ने कोई स्टैंड नहीं लिया। मणिपुर की जनता देगी 24 में जवाब देगी, लेकिन महिला आरक्षण को बिल्कुल सर, क्योंकि देखो मैं आपको बता रहा हूं 2014 से 2019 के बीच में महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज 10% बढ़ा है। हाँ जी, हाँ, तो इस बात से हम डिनाई नहीं कर सकते कि चुनाव में जहां महिला का वोटिंग परसेंटेज जाएगा उस पार्टी की जीत होगी, ये तो निश्चित है। महिलाएं, आपकी बात मैं समझ गया सुनील जी, बट देश की जनता जो है वो सारे मुद्दों को देखती है, सिर्फ एक मुद्दे को नहीं देखती कि भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी वाले यही कह रहे हैं कि कांग्रेस इसलिए घबराई हुई है क्योंकि महिला आरक्षण को पास करा दिया। देखिए सुनील जी, वो तो पूरे देश की जनता ने देखा कि बौखलाया कौन हुआ है और बौखलाहट के अंदर किस तरीके की अभद्र भाषा का उपयोग किया गया। ठीक है, इसको लेकर के पूरी तरीके से साइलेंट है बीजेपी, कुछ बोलना नहीं चाहती। दानिश के गले मिले हैं, दानिश के गले मिले हैं राहुल गांधी जी, ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, मैं भी ये बताना चाहूंगा, मैं मनोज जी को धन्यवाद भी करना चाहता हूँ कि इन्होंने टीवी पर मुझे सबके पास जाना है। इनके देखिए अमिताभ जी मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है। अमिताभ जी सवाल मेरा आपसे है कि मुकेश जी और संजीव जी सवाल उठा रहे थे उत्तर प्रदेश के लॉ सिस्टम के बारे में। देखो मैं नोएडा में रहता हूं, मैंने सबके टाइम देखे हैं और मैं किसी एक पार्टी का व्यक्ति विशेष का नाम नहीं देखूंगा, मैंने उनका भी टाइम देखा है। आप लोग भी यूपी में रहते होंगे, नोएडा एनसीआर में तो रहते ही होंगे, तो क्या आपको लगता है कि वित्त वर्षों के मुकाबले सिस्टम में बदलाव आया कि नहीं आया? देखिए हर कोई ना अपने ढंग से आंकड़ों का, हाँ मैंने वही तो कहा, हर किसी के देखने का दृष्टिकोण अलग होता है। लेकिन जो एक यहाँ पे जो गुंडागर्दी और दबंगई का जो माहौल था तो टूटते हुए सबने देखा है, सब देखा है। आप
स्वीकार नहीं कर सकते, उनकी राजनीतिक मजबूरी है, ठीक है, वो कह रहे हैं, लेकिन ये समझ जाइए, इसीलिए तो सर सवाल मैंने छोटा आपसे अपराध होता था, हाँ, छोटा अपराध होता था, वो बहुत कमी आई। आप ऐसे ऐसे दृश्य देखे, मीडिया नहीं दिखाए कि गले में तख्ती लगा के लोग थाने पहुंच रहे कि भैया हमको बंद करो, हमको बाहर नहीं रहना है। इस तरीके से जब बदमाशों को ठीक किया गया है, देखिए जनता भी देखती है आपको। अब जैसे महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कांग्रेस वगैरह जो है ये ढंग से जमीन पे जाके दूसरे मुद्दे क्यों नहीं उठा रहे। महंगाई और रोजगार, देखिए अब ये लोग इस पे ना कुछ ही दिनों में बंद हो जाएंगे, क्योंकि महंगाई में सीधा आप उठा करके 2000 से 2014 का आंकड़ा देख लीजिए कि कैसे महंगाई का जो प्रतिशत जो था, असल में उससे देखा जाता है ना, उससे पता चल जाता है कि उस दौरान महंगाई 2009-10 की तरफ गजब थी, 2 अंकों में जा रही थी मुद्रास्फीति। तो मुद्रास्फीति से तय होता है। दूसरा रोजगार की बात, आप अब तक जनता को केवल यही समझाते हैं कि जो सरकारी नौकरी है वही रोजगार है, ऐसा नहीं है। अब आप सोचिए 29 करोड़ लोगों ने ऋण लेकर के अपना काम शुरू किया। ठीक है सर, समय बहुत कम है सर मेरे पास। हाँ, इन मुद्दों पे जनता के साथ। मनोज जी जल्दी से फाइनल कमेंट। मनोज जी विरोध वगैरह टाइप में आ रहे हैं सब, और मनोज जी मेरी आवाज मिल रही हो सर, जल्दी से अपना फाइनल कमेंट रखिए। आपको मेरी आवाज मिल रही है? बहुत अच्छे से मिल रही है सर, बोलिए। सुनील भाई, आप ये देखिए कि किस चश्मे से आप अपने आप को देखते हैं। आपका चश्मा क्या कहता है, मेरे मित्र का चश्मा सिर्फ ये है कि हमारी मजबूरी है पार्टी का गुणगान करना, चाहे वो सही हो चाहे गलत। तो वो काम जो है मेरे दोनों मित्र कर रहे हैं। तो सच्चाई ये है, अमिताभ जी न्यूट्रल हैं और अमिताभ जी ने सच्चाई बताई कि सच्चाई है क्या। और जनता ही जज है, जनता ही जनार्दन है, और जनता ही आखिरी में जो फैसला जनता का आएगा वही सवाल आगे बढ़ाएगा। जी आपसे ये मत नहीं, विपक्ष का मजबूत होना बेहद जरूरी है लोकतंत्र में। आप सुनील भाई, मैं सवाल से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं यहाँ जवाब देने के लिए बैठा हूँ, पर लेकिन सवाल तो वो कीजिए जिसमें कोई सिर पैर हो, जिस सवाल का जिसमें कोई सिर पैर ही नहीं है उसका सवाल करने का मतलब निकलता नहीं। आज उत्तर प्रदेश में जो क्राइम रेट की बात मेरे मित्र कर रहे हैं, उस क्राइम रेट की हालत ये देखिए, आज थाने में लोग तख्ती लगा के जा रहे हैं। क्या आप ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। समय हमको इतनी इजाजत दे रहा है। मनोज जी आपका, संजीव जी आपका, मुकेश जी आपका और अमिताभ जी आपका। लगातार सवाल दोनों पार्टियों की तरफ से उठ रहे हैं। महिला आरक्षण बिल को लेकर, रमेश पिदुड़ी को लेकर तमाम सवाल आरोप लगातार कांग्रेस उठा रही है। अब देखना होगा महिला आरक्षण बिल का बीजेपी को 2024 में क्या फायदा होता है और क्या जाति जनगणना नहीं कराने पर यह आगे देखना होगा कि आप बीजेपी बैकफुट पर आएगी। ये तमाम सवाल आगे देखने को मिलेंगे। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।